अच्छा देख, हम लोग टीडीएस का रिवीजन कर रहे थे, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 194N। सेक्शन 194N जो होता है वो कैश विड्रॉल के ऊपर है। कैश विड्रॉल, अगर तेरा 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल है, 1 करोड़ से ऊपर का अगर कैश विड्रॉल करता है तो जो एक्सेस लिमिट होता है उसके ऊपर में टीडीएस काटा जाता है 1 करोड़ के ऊपर। अब ये सेक्शन को पढ़ते वक्त एक आइडिया आता है दिमाग में कि जनरली टीडीएस जो होता है वो काटा जाता है किसके ऊपर में। टीडीएस काटा जाता है, टीडीएस जो है वो काटा जाता है किसके ऊपर में। टीडीएस काटा जाता है इनकम के ऊपर में। लेकिन यहाँ तो ये इनकम नहीं है, ये हम अपना पैसा खुद विड्रॉल कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस काटेगा। बोला हाँ काटेगा। टीडीएस इनकम पे ही नहीं कटता है। अगर यहाँ पे इस सेक्शन में बोला गया है कि अगर आप कुछ विड्रॉल कर रहे हो बैंक से, कैश विड्रॉल कर रहे हो जो कि 1 करोड़ से ऊपर अगर होता है तो उस पर टीडीएस कट जाएगा। ओके, अच्छा। अब जो आपको यहाँ समझना जरूरी है, आपका पेयर कौन होना चाहिए। एक बैंकिंग कंपनी होना चाहिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, या पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। समझ में आया बात। मतलब ये लोग अगर तुमको एक माने इन लोगों के यहाँ से अगर तुम विड्रॉल करते हो, किस किस के यहाँ से बोल दिए फिर से हम, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोई पोस्ट ऑफिस, ठीक है, या कोई ऐसा ऐसा कोई बॉडी जो कि बैंकिंग बिजनेस में एंगेज है, तो वहाँ से तुम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल करते हो तो तुम्हारा जो टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा 2%। कितना कट जाएगा? 2%। कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम, पेमेंट के वक्त। ओके, अच्छा। अब नेक्स्ट बात ध्यान से सुनना। देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, इन द केस ऑफ रेसिपिएंट हैज़ नॉट फाइल्ड आरओआई। देखो ऐसा हुआ है कि जो आपका पेई है ना, जो आपका पेई है, पेई ने क्या किया है, अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। ध्यान से याद रखना, जो रेसिपिएंट है, जो रेसिपिएंट का बात हो रहा है, वो आपका रिटर्न फाइल नहीं किया है। और वो 3 इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर तक अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है, ठीक है, अगर मान लो तुम 3 साल तक रिटर्न फाइल तुम अगर 3 साल तक तुम अगर 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में जो रेट है तुम्हारा, ये जो लिमिट 1 करोड़ नहीं हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा 20 लाख से 20 लाख के ऊपर भी अगर तुम्हारा विड्रॉल होगा तो उसके ऊपर में तुम्हारा टीडीएस काट लिया जाएगा। फिर से बताइए एक बार और बात। ये बात देखो, सिंपल बात है कि अगर तुम नॉन रिटर्न फाइलर हो, अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते हो, अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते हो, ध्यान से याद रखना, अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते हो, याद रखे बात, अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते हो, ठीक है, अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो उस केस में जो क्या बोला गया है यहाँ पर, अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो ये जो लिमिट है तुम्हारा, लिमिट तुम्हारा 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं रहेगा। 20 लाख से अगर 1 करोड़ के बीच में है तो उसके ऊपर में 2% टीडीएस काटा जाएगा, और 1 करोड़ के ऊपर जाने से 5% टीडीएस काटा जाएगा। किसके लिए? जो रिटर्न फाइल नहीं करता है, जो रिटर्न फाइल नहीं करता है। फिर से हम बात बताते हैं, कैश विड्रॉल का सेक्शन 1 करोड़ से ज़्यादा अगर होता है तो टीडीएस 2% काटा जाता है। लेकिन अगर आप नॉन रिटर्न फाइलर हो तो आप अगर 20 लाख से ज़्यादा भी, अगर 3 साल, याद रहे बात, पिछला 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो अगर आप 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक अगर होता है तो 2% टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है, और 1 करोड़ के ऊपर अगर जाता है तो 5% टीडीएस काट लिया जाएगा। समझ में आया बात क्या बोले? क्लियर है? अच्छा, तो ये आपका खत्म हुआ मेरा सेक्शन 194। अच्छा, 194N क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद आता है 194O। 194O जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का बात बोला था। 194O बोलता है सेल कंसिडरेशन और कंसिडरेशन फॉर सर्विस फैसिलिटेड थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कुछ करते हो, ठीक है, फैसिलिटी प्लेटफॉर्म में, तो उस केस में आपका टीडीएस काटा जाएगा। अगर 5 लाख के ऊपर, अगर आपका याद रहे बात, 5 लाख से ज़्यादा अगर ग्रॉस अमाउंट सेल्स होता है तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा। 5 लाख बिंग ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विस बोथ, 194O बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 लाख के ऊपर अगर होता है, 5 लाख बिंग ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विस बोथ इन केस ऑफ फाइनेंशियल ईयर कॉमर्स पार्टिसिपेंट बिंग इंडिविजुअल एचयूएफ अगर होता है तो 5 लाख के ऊपर अगर होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के बीच में, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी पेमेंट करेगा अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, 5 लाख के ऊपर जाने से, ठीक है, उस पर टीडीएस कटेगा। 5 लाख के ऊपर जाने से 1% टीडीएस काट लिया जाएगा। फिर से एक बार बता दीजिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स रेसिपिएंट को कुछ भी पेमेंट करेगा, ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर ई कॉमर्स रेसिपिएंट को कुछ भी पेमेंट करे, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, 5 लाख के ऊपर अगर होता है तो 1% टीडीएस काट लिया जाएगा। ओके,
फिर बोला है 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेलर सर्विस बोथ इन केस ऑफ, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना। अच्छा कब काटा जाएगा, वही क्रेडिट और पेमेंट में जो अर्लियर होगा। अच्छा अब ध्यान से सुनो, एक बात बताना चाहते हैं हम तुमको। अगर मान लो बॉस, अगर आपने क्या नहीं दिया है, अगर आपने अपना पैन नहीं दिया है, अगर डिडक्टी ने अपना पैन नहीं दिया, तो उस केस में जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो हो जाएगा 5%। मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाएगा, 5%। ओके, मैक्सिमम लिमिट 5%। तो समझ में आ गया। 194 ओ पर लिए हम लोग और 194 पी पर लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सॉरी 194 ओ पढ़े थे और एक 194 एन पढ़े थे, अब पी पढ़ने जा रहे हैं। 194 पी क्या बोलता है, अगर आपको पेंशन वगैरह मिलता है और आपका उम्र अगर 75 साल 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, और आपका जिस अकाउंट में पेंशन मिलता है उसी अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम है, तो आपका वहीं पे टीडीएस कट जाएगा और आपको रिटर्न फाइल भी नहीं करना पड़ेगा। आपको रिटर्न फाइल करने का भी ज़रूरत आपको रिटर्न फाइल करने का भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बात। 194 पी बोलता है, ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख से 5 लाख एज द केस में भी, टोटल इनकम आफ्टर गिव इफेक्ट टू द रिडक्शन अलाउबल, जो भी होगा तुमको सीधा सा बात रिबेट वगैरह सब कुछ मिलेगा, रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। 194 पी बोलता है ये, ठीक है। अच्छा क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब नेक्स्ट तो देखो हम लोग का टीडीएस। अच्छा और एक बात तुमको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो जिसका बात हो रहा है, ठीक है, उसका पेंशन जिस अकाउंट में आएगा ना, इंटरेस्ट भी उसी अकाउंट में आना चाहिए। पेंशन अलग अकाउंट में, इंटरेस्ट अलग अकाउंट में, तब फिर रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। पेंशन और इंटरेस्ट दोनों सेम अकाउंट में आना चाहिए। ओके अच्छा, तो ये अपना टीडीएस का मोटा मोटी जितना सेक्शंस इंपॉर्टेंट था ऑलमोस्ट सारा सेक्शन हम लोग कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग सीधी आते हैं टीसीएस में, ठीक है। अच्छा उससे पहले 2 सेक्शन बहुत अहम है जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। 206AA 206AA क्या बोलते हैं, देखो 2 सेक्शन यहाँ से पढ़ाएंगे, 206AA और 206AB। 206AA क्या बोलता है, ये अगर डिडक्टी अपना पैन ना दे, तो क्या होगा। तो बोला देखिए 3 बात बता रहे, जो रेट प्रेस्क्राइब है 1961 इनकम टैक्स एक्ट में वो, या जो रेट फोर्स है फिनांस एक्ट में वो, या 20%, तीनों में जो हायर होगा वो ले लीजिएगा। लेकिन याद रहे बात, ओ और क्यू के लिए जो मैक्सिमम लिमिट होता है 5%, जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे। ओ और क्यू के लिए मैक्सिमम लिमिट 20% नहीं होता है, मैक्सिमम 5% होता है ओ और क्यू के लिए। इस तीनों में जो हायर होगा वो ले लेना। तो 206AA जो है वो जनरली किसके लिए होता है, 206AA जो होता है वो होता है आपका 206AA जो डिडक्टी अपना पैन ना दे, तो लिखा सेक्शन 206AA पैन ना दे, ठीक है, जो डिडक्टी पैन ना दे उसके लिए 206AA एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आता है 206AB। 206 एप्लीकेबल किसके लिए है एक्चुअली में, अगर मान लो तुम्हारा जो डिडक्टी है, अगर तुम्हारा डिडक्टी जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके लिए AB लग जाएगा। पैन ना देने से AA और रिटर्न फाइल नहीं करने से AB। ओके अच्छा अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बोला देखो, इसमें क्या बोला गया है कि जो भी रेट प्रेस्क्राइब किया गया उसका ट्वाइस कर दो। इनकम टैक्स एक्ट में, फिनांस एक्ट में 5%, तीनों में जो हायर होगा वो ले लेना। ओके अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि भैया मान लीजिए एक ही क्लाइंट के ऊपर में, माने एक ही इंडिविजुअल के ऊपर में 206AA भी लग गया, मतलब वो पैन भी नहीं दिया और रिटर्न भी फाइल नहीं करता है, तो दोनों सेक्शन ठोक दे क्या? नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर एक ही आदमी के ऊपर दोनों लगता है तो दोनों में जो हायर होगा वो लेना। ओके अच्छा जैसे हम लोग पढ़े थे कि 194 ओ और क्यू के लिए 5% पैन न देने से मैक्सिमम लिमिट होता है, उसी तरह से ए बी जो है, ए बी एप्लीकेबल नहीं है। ए बी क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो ए बी का ज़्यादा होता है, वो एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB और 194N इन तीनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके अच्छा फिर उसके बाद तुमको बताया गया था कि यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन कौन है जिसके ऊपर में 206AB एप्लीकेबल है। तो देखो बता दे रहे, स्पेसिफाइड पर्सन उसी को बोला जाता है कि जो 2 असेसमेंट ईयर तक अपना रिटर्न फाइल ना करे। सुनो, अ पर्सन हु हैज़ नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ 2 असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द 2 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज टू बी डिडक्टेड, जिसका एग्रीगेट टीडीएस जो है वो 50,000 या उससे ज़्यादा काटा गया है। मतलब यहाँ पर 206AB तभी एप्लीकेबल होगा जब मैं पिछला 2 साल अपना रिटर्न फाइल नहीं किया
और मेरा TDS अगर 50,000 से ज़्यादा कटा है तो मेरे ऊपर में रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, अच्छा, फिर ये भी बोल दिया है कि अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा तो दोनों में से जो हायर जिस पे रेट हो रहा वही काटा जाएगा। ओके, तो ये पूरा TDS का कहानी था। तो TDS का कहानी में क्या था, पहले सारा सेक्शन और उसके बाद दो अहम सेक्शन 206 ए था और डबल ए था और 206 ए बी था। 206 डबल ए किसके बारे में बात करता है, 206 डबल ए बात करता है अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हो, और 206 ए बी किसके बारे में बात करता है अगर आप नॉन रिटर्न फाइलर हो। ओके, फिर आते हैं TCS में। 10 मिनट रुक जाइए, पूरा TCS कवर अप कर देंगे। बोल क्या रहे इतना जल्दी, हाँ देखो सुनो ध्यान से सुनो। अच्छा देखो, TCS का जो सेक्शन है ना वो 206C से स्टार्ट होता है। ओके, अब उसके बाद सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1C 1F 1G 1H 1C 1F 1G। सबसे पहला नंबर बात, अच्छा TCS का मोटा मोटी बात तो पता होगा ही। TDS जो होता है यहाँ पर TDS काटा जाता है जो इनकम देता है वो, और TCS सेलर काटता है, सेलर। ठीक है, अच्छा TCS कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर में आपको रेट्स याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मिनरल बिंग कोल और लिग्नाइट के ऊपर में 1%, स्क्रैप के ऊपर में 1% है। अच्छा, अल्कोहलिक लिक्कर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है 1%, तेंदू लीव्स के ऊपर में 5%, टिम्बर ऑप्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज के ऊपर में 2.5%, टिम्बर ऑप्टेन बाय एनी मोड अदर देन 3 जो कि 3 में ना हो 2.5%, एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर 2.5%। समझ गया। अब इसके बाद बोला है देखो, नो कलेक्शन ऑफ TCS शैल बी मेड इन केस ऑफ रेसिडेंट बायर इफ बायर फर्निश अ डिक्लेरेशन इन रिटन इन डुप्लीकेट टू द इफेक्ट दैट गुड्स आर टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सही बात है, अगर बायर ये बात बोल दे, क्या बोल दे बायर कि हम गुड्स को ले जा रहे हैं आपसे, जो भी खरीद रहे हैं एज सेलर, हम जो गुड्स आपसे खरीद रहे हैं इसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए काम लगवाएंगे या फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम लगवाएंगे, तो यार उस पे TCS नहीं काट सकता है। समझ में आया बात क्या बोले, ठीक है, TCS नहीं काट सकता है। या तुम अगर ये बोल दे तो जनरेशन ऑफ पावर पे होगा तो TCS नहीं कटेगा, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। क्लियर है ना, तो इस सब कारण के लिए हुआ तो TDS नहीं कटेगा। ओके, फिर आता है पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन क्वेरी। इस सब के लिए अगर होता है पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन क्वेरी, तो इस सब के लिए अगर होता है तो इस सब के लिए TCS कटेगा 2%, TCS कटेगा 2%। ओके, फिर बोला जाता है मोटर व्हीकल, 1F में लिखा हुआ मोटर व्हीकल अगर 10 लाख, कोई भी गाड़ी अगर 10 लाख के ऊपर दाम में आप सेल कर रहे हो तो 1% TCS काटा जाता है सेल कंसिडरेशन पे। ओके, अच्छा, फिर जैसे हम लोग पढ़े थे 206 AA 206 AB, उसी तरह से 206C 1G यहाँ क्या बोल रहा देखो, अच्छा सॉरी 206 1G अलग चीज़ है, ये उस तरह का नहीं है, ध्यान से सुनो। 206 1G जो है ये फॉरेन रेमिटेंस का बात करता है, फॉरेन रेमिटेंस, ध्यान से सुनना। एवरी पर्सन बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर, जो कि डीलर है मतलब वो फॉरेन करेंसी डीलिंग में काम करता है, माने फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री को रेमिटेंस करता है पैसा, ठीक है, हु रिसीव्स अमाउंट अंडर द लिबरल रेमिटेंस स्कीम ऑफ द RBI उसको बोला है कि तुम ये काम कर सकते हैं, इंडिया का पब्लिक से पैसा लो, फॉरेन में भेजो, कर सकते हो, ओवरसीज रेमिटेंस कर सकता है। ओवरसीज रेमिटेंस याद रखना, ओवरसीज रेमिटेंस अगर कोई ओवरसीज रेमिटेंस का डीलर है, अब तुम तो अगर मान लो तुम अमेरिका से कुछ खरीदते हो तो तुम तो अमेरिका में पेमेंट करने नहीं जाएगा, तुम तो एक ओवरसीज रेमिटेंस हायर करके रखेगा। अब हायर मतलब ओवरसीज रेमिटेंस जिसको RBI अप्रूवल दिया है, ठीक है, उसी को डीलर बोला जाता है। बीइंग अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज रिसीव्स एनी अमाउंट फ्रॉम द बायर हु परचेज पैकेज। तो देखो क्या बोला है, अगर याद रखना, अगर हम कुछ भी ओवरसीज रेमिटेंस कर रहे हैं, बट द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर अ पर्पस अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूरिंग प्रोग्राम एटसेट्रा, नो टैक्स टू बी डिडक्टेड। सीधा साफ बोल दिया। देखो, अगर तुम्हारा ये लेस देन 7 लाख है, मतलब तुम कुछ भी ओवरसीज रेमिटेंस करते हो, ओवरसीज रेमिटेंस अगर करते हो 7 लाख के नीचे तो TDS नहीं कटेगा। सिंपल भाषा यही होता है, तुम अगर डीलर को पैसा देता है और डीलर रेमिटेंस करेगा 7 लाख से नीचे, ठीक है, तो फिर TCS नहीं काटा जाएगा। 7 लाख के नीचे नो TCS इज डिडक्टेड इन केस ऑफ ओवरसीज रेमिटेंस।
अच्छा भैया, अगर ये 7 लाख से ज़्यादा हो चुका, अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, अगर आप लेते हो कोई टूर प्रोग्राम पैकेज, तो 7 लाख से अगर ज़्यादा होता है, एक्सेस ऑफ 7 लाख, तो उस केस में 5% कटेगा। कितना कटेगा? 5%। ठीक है। वेयर द अमाउंट बिंग रेमिटेड आउट ऑफ इज लोन ऑप्टेन, अगर तुम लोन लिया भैया, लोन लिया मतलब तुम मान लो कोई फॉरेन बैंक से लोन लिया है फॉर एनी एजुकेशन पर्पज और एनी अदर पर्पज, तो उसके ऊपर में जो भी अमाउंट है उसके ऊपर में 0.5% TDS काटा जाएगा। 0.5%। इसका सीधा सा मतलब क्या समझ में आया बॉस? इट्स वेरी सिंपल दैट इट्स वेरी सिंपल। अगर आप 7 लाख के नीचे फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो ओवरसीज में, तो TCS नहीं कटेगा। 7 लाख से ज़्यादा अगर होता है तो 5%। तो अगर तुम फॉरेन रेमिटेंस ओवरसीज के लिए कर रहे हो 7 लाख से नीचे, तो उस पर TCS मत काटना। 7 लाख के ऊपर अगर है तो 5% काट लेना। और अगर लोन वगैरह लिए हो तो 0.5%। ठीक है। फिर बोला द अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रेमिटेड बाय द बायर इन फाइनेंशियल 7 लाख। ठीक है। अब देखो फिर बोला है कुछ कुछ केसेस ऐसा होता है जहां TCS नहीं काटा जाता है। बस ज़्यादा नहीं, और 4 से 5 मिनट रुक जाओ, TCS खत्म हो जाएगा। TCS नहीं काटा जाता, ध्यान से। नो TCS बाय ऑथराइज डीलर एन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सम हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर। बॉस बहुत बड़ा गेम हो गया, सुन देख। मान ले हम है बायर, तुम है ऑथराइज डीलर, और मेरा सेलर बैठा है अमेरिका में। आई हैव पेड द मनी डायरेक्टली टू माई सेलर। अगर मैं डायरेक्टली अपना सेलर को पेमेंट कर दूं, तो फिर ऑथराइज डीलर यहाँ पे मेरे से TCS चार्ज नहीं करेगा। ओके। कैसे करेगा? अरे हम तो सेलर को पेमेंट कर दिया, हाँ वो लिया होगा अलग बात है, तो तेरे को क्यों दे, उसको भी दे तेरे को भी दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा नेक्स्ट। अब जैसे मान ले सिंपल सा बात है, तू कुछ प्रॉपर्टी खरीद देगा अपना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, लॉजिक समझ ले, सिंपल बात। कोई प्रॉपर्टी खरीदने आया, ठीक है। अब वहाँ का पारा का लोकल जो मिडिल मैन लोग, ब्रोकर लोग होता है, वो तेरे को मिल गया। तू क्या किया? प्रॉपर्टी खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। वो तेरे को बोला कि आपको हमको एक डोनेशन देना पड़ेगा। ब्रोकरी चार्ज इज अदर थिंग, ब्रोकरी चार्ज लीगल है, दे दो। आपको मेरे को एक डोनेशन देना पड़ेगा। तू क्या क्या उसको ना देकर डायरेक्ट क्लब को दे दिया, तो क्लब को दे दिया तो फिर उसको भी देने जाएगा? ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्या बता रहे? TCS नहीं कटेगा। नेक्स्ट, नो TCS इफ द बायर इज लाइबल टू डिडक्ट TDS एट सोर्स अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड हैज डिडक्टेड सच टैक्स। सुनो 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 सुनो, वेट। TCS से पहले ऑलरेडी TDS कट चुका है या कोई और टैक्स कट चुका है तो TCS मत काटिएगा। अरे यार दो दो चीज मत ठोकिएगा, हम पहले बताए थे। एक ही ट्रांजैक्शन पर TCS TDS अगर दोनों आएगा अभी आ रहा है। एक ही ट्रांजैक्शन पर TDS TCS दोनों आ रहा है तो TDS इज गोइंग टू सुपरसीड, TDS सुपरसीड कर देगा। अच्छा नेक्स्ट बात, नो TCS इफ द बायर इज द सेंट्रल, ऑफ कोर्स बॉस, सेंट्रल गवर्नमेंट बायर है, उस पर TCS काटेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, TCS मत काटना। ओके। अच्छा नेक्स्ट, अभी जो बताया 194Q और 206C1H दोनों क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेगा। देख दोनों को एक साथ मिला, क्या बोला देख, सिंपल सा बात है। 194Q और क्या बोला है? अगर तेरा इफ एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, अगर 50 लाख के ऊपर जाता है, ठीक है, अदर देन एक्सपोर्टेड गुड्स और गुड्स कवरेज, ठीक है, कलेक्टेड TCS 0.1%, 1% TDS का काटा जाता था TCS। 50 लाख टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इज बायर्स। अच्छा सीधा सा बात है यार। 206(1H) 194Q दोनों को कंपाइल करके क्या बोला गया था? यही बोला गया था कि यहाँ TCS लगता है 206(1H) में और 194Q में TDS लगता है। तो बहुत सिंपल सा बात है, अगर दोनों लगता है तो नहीं चलेगा, दोनों में जो हायर होगा वो लगेगा। अच्छा फिर 206 206CC, जैसे 206AA था ना, वैसा ही है। अगर पैन नहीं दिया तो क्या होगा? रेट को ट्वाइस कर दे, और रेट को ट्वाइस कर दे, उसके बाद 5%, दोनों में जो हायर होगा वो ले लेना। अब 206 अप्लाई नहीं होता है नॉन रेसिडेंट के ऊपर में, समझ में आ गया। 206AA ये क्या है? ये है तेरा, अगर एक मिनट, अच्छा हाँ, तो जो बोल रहे थे 206CC क्या था? अगर आप पैन नहीं दोगे तो क्या होगा TCS में? वही सिंपल सा बात है, रेट को ट्वाइस कर दो, 5% जो हायर होगा वो, ठीक है। अच्छा और 206AB क्या बोलता है?
ये बोलता है अगर आप नॉन रिटर्न फाइलर हो, स्पेसिफाइड पर्सन का डेफिनेशन पढ़ लो। पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर 2 असेसमेंट ईयर में अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है और उसका एग्रीगेट टैक्स जो है, ठीक है, वो 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो तुम्हारे ऊपर में 206 AB लग जाएगा। जैसे 206 वहाँ पे डबल ए और ए भी था ना, वही था, ठीक है। यहाँ पे आ गया 206 CCA। अरे बॉस 206 CCA और 206 AB एक ही है क्या? ट्वाइस करो रेट और 5% दोनों में जो हायर होगा वो ले लेना। ओके, तो हम लोग TCS बहुत कम पढ़े, थोड़ा सा पढ़े, और उसका फिर क्या पढ़ लिए, जो पेनल जो कंसिक्वेंस था वो पढ़ लिए, ठीक है। तो ये अपना TCS खत्म हुआ। अब आप लोग पूरा बढ़िया से पढ़ के जो है सम्स करना स्टार्ट करो इसका। ओके, ठीक है।